नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये पंचनामा है। खबरों की चीरफाड़ की जाएगी और पूरी नग्नता के साथ की जाएगी। तो अगर आपको शुद्ध खबरें, सादा खबरें, थोड़ी कर्कश खबरें देखने का शौक हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कल मैंने पंचनामा तीसरा जो किस्त मैंने लाया था तो उसमें मैंने चिराग पासवान की पार्टी को लेकर बहुत सारी बातें कही थी। रामेश्वर चौरसिया, जो कि एक समय मेरे ही इंटरव्यू में उन्होंने अपने आप को गार्जियन बताया था चिराग पासवान का, उन्होंने साथ छोड़ दिया। इसके बाद इस खबर को चलाने के बाद काफी वायरल हुआ ये खबर और कई लोगों ने मुझे फोन करके ये कहा कि आपने बहुत अच्छी बात बताई, आपने अंदर की बातें बता दी, मुझे साधुवाद और बधाई लोगों ने दिया। मैं उसका जवाब फोन पर नहीं दे सकता था, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से उस बात का जवाब देना चाहूंगा। आज बहुत बड़ा दिन है लोजपा के लिए, क्योंकि इस पार्टी के पहले से ही छोड़ दिए कई लोगों ने जो पार्टी छोड़ दी है वो किसी और पार्टी में जा रहे हैं। तो कायदे से कोई बड़ी बात नहीं है। लोग अक्सर जब पार्टी छोड़ देते हैं तो वो स्वतंत्र हो जाते हैं उस पार्टी से और पार्टी को उनके क्रियाकलापों से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन बिहार में एक अलग तरह की जर्नलिज्म शुरू हो गई है जिसमें लोग किसी एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं और अपने एजेंडे को साधने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये तब होता है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने किसी एजेंडे को किसी मुखपत्र के माध्यम से स्थापित करना चाहती हो। हमें इन सब चीजों से लेना देना नहीं, आप अच्छे से जानते हैं। कल चिराग पासवान के लिए मैं काफी क्रिटिकल रहा। मैंने कुछ बातें बताई कि चिराग पासवान की कभी कभी बातें लगती हैं कि कहते कुछ और हैं और कर कुछ और देते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको कि चिराग पासवान जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर भी उन्हें साधुवाद देता हूं, लेकिन टाइमिंग उनके डिसीजंस का ये कहीं ना कहीं एहसास कराता है कि जिन लोगों के आसपास वो घिरे हुए हैं या जो थॉट प्रोसेस चल रहा है उनके दिमाग में वो सही नहीं है। अब आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। चिराग पासवान ने निश्चित तौर पर ही पॉलिटिकल गलतियां की हैं, कई बड़े ब्लंडर्स उनसे हुए हैं। रामविलास पासवान की गैर मौजूदगी में ये होना ही था। आप रातों रात किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को बंगले की चाबी थमा दीजिएगा तो हो सकता है कि उस बंगले को छोड़कर वो प्लेग्राउंड में खेलता हुआ आपको मिले। इसमें उसकी कोई गलती नहीं। उसके आसपास जो थिंक टैंक है उसकी गलती जरूर है, जिन्हें लीगल गार्जियन बनाया गया उनकी गलती जरूर है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चिराग पासवान की इस पार्टी में रामविलास पासवान के इस बड़े सपने को चकनाचूर करने में उनके अपने लोगों का ही हाथ है। सबसे पहले जिस व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूं वो साधु पासवान है। वो कौन है? चिराग पासवान के वो जीजा है, यानी रामविलास पासवान के दामाद है। ये और इनकी पत्नी दोनों राजद में मौजूदा स्थिति में है। रामविलास पासवान ने इन लोगों को राजनीतिक शुरुआत भी दी थी। इस परिवार का काफी एक दूसरे से मेल मिलाप रहा था। राजनीतिक फायदे आपको पता है कि इस पार्टी में किस तरह से बंटते हैं। लगभग अपने आसपास के अपने भाइयों को, भाइयों के बेटों को, सभी को रामविलास ने राजनीतिक रूप से सेट कर दिया था। ये कोई मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये यथार्थ है, ये सभी पार्टियों में होता है। लालू प्रसाद यादव के बेटे चला रहे हैं राजद को। लालू प्रसाद यादव के बेटे बिहार के भावी मुख्यमंत्री थे और यही लगभग सभी पार्टियों में चल रहा है। भाजपा कहती है कि वो इन सब चीजों से अलग है, लेकिन बिहार में कई राजनीतिकों के भाजपा के पुत्र अभी फिलहाल सांसद या विधायक हैं और इस आधार पर है कि उनके पिता भाजपा के दिग्गज नेता रहे हैं। मैं ये कहने नहीं आया था। चिराग पासवान की इस पार्टी में जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, लगभग दावा किया जा रहा है कि 3 दर्जन लोग इस पार्टी से अलग होंगे। रामेश्वर चौरसिया भी उस कड़ी का एक हिस्सा है। लेकिन आपको बता दिया था मैंने कुछ दिनों पहले ही कि लगभग नवंबर में ही ये पार्टी अपने सारे जो राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय जो कमेटियां थी उनको इन्होंने भंग कर दिया था और फिर से नई कमेटी बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। इस कड़ी में इन्होंने कई ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि इस पार्टी की मूल प्रवृत्ति से बिल्कुल अलग है। आपको पता है कि रामविलास पासवान ने हमेशा दलित और महादलित की राजनीति की है, लेकिन अब चिराग पासवान चाहते हैं कि इस पार्टी में इंक्लूसिव राजनीति हो, यानी समावेश की राजनीति हो और सभी समाज के लोगों को इसमें स्थान मिले और खासतौर पर बस स्थान ही नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग में, पार्टी के संविधान में भी उन्हें स्थान मिले। इसको लेकर एक नई कमेटी बनाने को लेकर मैंने ही आपको खबर बताई थी कि यादव, कुशवाहा और अन्य भूमिहार जाति के अन्य जातियों के लोगों को भी इसमें मौका देने की बात चल रही है और एक नई कमेटी बहुत जल्दी सामने आ सकती है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस पार्टी से कई लोगों का मोह भंग हो रहा है।
इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण रामविलास पासवान के दामाद हैं, जिन्होंने अब पार्टी छोड़ने के बावजूद, पार्टी से अलग होने के बावजूद कई पार्टी के कार्यकर्ताओं के थॉट प्रोसेस को प्रभावित करने की कोशिश लगातार की है। इनसे लगातार संपर्क में रहते हैं कई लोग, और उन लोगों को के थॉट प्रोसेस को काफी हद तक ये मॉनिटर कर लेते हैं। अब उस हिसाब से होता क्या है, पार्टी ने कई लोगों को चुनाव लड़ाया, कई लोग चुनाव हारे, पार्टी ऑब्वियसली चुनाव जीतने नहीं गई थी। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, वो बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो ये आपकी राजनीतिक भूल होगी, समझ की कमी होगी। इस बार चिराग पासवान का सबसे बड़ा ध्येय था भाजपा को मजबूत करना और नीतीश कुमार को कमजोर करना, यानी इस एजेंडे पर वो बिल्कुल सफल रहे हैं। एक बात जरूर है कि वो खुद अपनी बहुत सीटें जीतकर नहीं जा पाए हैं। आपको एक बात बताते हैं, चिराग पासवान पर आरोप लगता है कि उन्होंने भाजपा और जदयू दोनों को धोखा दिया। यहां ये बातें कही जाती हैं अपनी सहूलियत से कि चिराग पासवान ने भाजपा के खिलाफ भी कैंडिडेट उतार दिए, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को तो डैमेज किया ही। बिल्कुल सही है, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को डैमेज किया, उनकी सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी का अगर वोट परसेंटेज आप देखते हैं और उसमें पर सीट डिवीजन आप जब करते हैं तो लगभग 18,000 वोट पर सीट आया है चिराग पासवान को, जो कि इस बार के जीत हार के अंतर से भी बड़ा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर भाजपा के सभी सीटों पर चिराग पासवान ने कैंडिडेट उतार दिए होते और 18,000 वोट प्रति सीट अगर काट दिया होता तो क्या भाजपा 74 सीटें जीतकर आ पाती? एक और सवाल इसी में संदर्भ में, एक और सवाल पूछ रहा हूं, अगर तेजस्वी यादव भाजपा कमजोर होती तो तेजस्वी यादव की सीटें बढ़ती नहीं? क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन गए होते अपने भरोसे? इन सारे सवालों को समझने का प्रयास कीजिए और एक और एंगल जो कोई आपको बताता नहीं है इसमें, वो जानने का प्रयास कीजिए। चिराग पासवान पर आरोप लगता है कि ठीक है वो जदयू को डैमेज करने गए थे, लेकिन उन्होंने भाजपा को भी कई सीटों पर डैमेज करने का कोशिश किया। एक सीट जिसकी खास तौर पर चर्चा हो रही है, उस सीट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। वो सीट लोजपा की सिटिंग सीट थी, राजू तिवारी वहां से जीत कर आए हुए थे और उनके खिलाफ भाजपा ने कैंडिडेट उतार दिया। कायदे से जब वो एनडीए से अलग हुए तो वो बागी हो गए थे और वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन बताया जाता है कि पार्टी के इंटरनल लोगों ने, भाजपा के दिग्गज नेताओं ने उन्हें रोका कि वो भाजपा के खिलाफ कैंडिडेट न उतारे। चुनाव के दौरान में मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाजपा के कई दिग्गज नेता हमसे लगातार संपर्क कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, और वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान की खैरियत कैसी है, चिराग पासवान को मजबूत कैसे किया जा सकता है, इन सारे एजेंडों पर। क्योंकि हम चुनाव में लगातार घूम रहे थे सड़कों पर, हम लगातार बिहार के कोने कोने में थे, हमारे पास फर्स्ट हैंड वो जो मजलूम होता है वो था, हमें पता था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और यही जानना चाहते थे भाजपा के दिग्गज नेता। और इसी कड़ी में भाजपा के कई लोग, जब रामेश्वर चौरसिया ने तो ये लगभग स्थापित कर दिया पार्टी छोड़कर कि उन्हें भाजपा ने ही भेजा था और अब वो वापस आ रहे हैं तो घर जाएंगे। यानी चिराग पासवान वो कंधा थे जिस पर भाजपा ने अपना बंदूक रखा, और अब इस कंधे की आवश्यकता उन्हें इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि नीतीश कुमार ने दबाव बना रखा है चिराग पासवान को लेकर, और भाजपा इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार भी खो दे और नीतीश कुमार के साथ अपने रिश्ते भी खराब कर ले। ऑब्वियसली बिहार में भाजपा नीतीश कुमार के लिए कुछ सोचकर रखी हुई है। नीतीश कुमार पर भाजपा जिस तरह से दबाव बनाई हुई है, जिस तरह से वो सहज महसूस कर रहे हैं, आगे चल के इस रिश्ते को 5 साल निभा पाना संभव नहीं है। लेकिन भाजपा के लिए मौजूदा स्थिति में बंगाल चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जहां तक आते आते भाजपा अपने कुछ एजेंडे को तय करेगी और वहां से फिर तय करेगी कि इस सरकार को कहां तक लेकर जाना है। लेकिन इन सारे एजेंडों में चिराग पासवान फंस गए, क्योंकि चिराग पासवान को भाजपा ने भी झटका दे दिया। आप सोचिए, चिराग के खिलाफ भाजपा ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया, लेकिन भाजपा के खिलाफ चिराग कैंडिडेट उतारना नहीं चाहते थे। इसके बावजूद धोखा कहा जाता है कि चिराग पासवान ने दिया। अगर चिराग पासवान अगर सारी सीटों पर चुनाव लड़ते तो आपको अच्छे से पता है कि कैसे राजद के सीट बढ़ जाते, कैसे कांग्रेस जो मात्र 19 सीट जीत कर आई है उसको भी सहायता मिल पाता, लेकिन इन समीकरणों में वो नहीं पड़े। एक और बड़ी बात है, चिराग पासवान की इस पार्टी में, जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है, कई पुराने दिग्गज रामविलास पासवान के समय के जो खुद को पार्टी का संस्थापक सदस्य भी बताते हैं वो है भी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया
कई लोग इसमें से जो कि जिन्हें एहसास हुआ कि पार्टी का भविष्य कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। कई लोगों ने यह भी दावा किया था कि रामविलास पासवान जो है वो पारिवारिक राजनीति करते हैं। अब जब चिराग पासवान उसी राजनीति को, अपने पिता के उस रटे रटाए फॉर्मूले को तोड़ना चाहते हैं, ध्वस्त करना चाहते हैं और एक नई राजनीतिक इतिहास लिखना चाहते हैं, एक नया राजनीतिक लाइन लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हीं नेताओं ने उन पर आरोप लगाया कि वो रामविलास पासवान के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पार्टी से अलग हो रहे हैं। देखिए, पार्टियों में अपना अपना संविधान होता है, अपने अपने आइडियोलॉजीज होते हैं। हालांकि ये आइडियोलॉजी शब्द अब राजनीति में यूं प्रयोग करना एक तरह से नासमझी है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अब आइडियोलॉजी की राजनीति नहीं होती है, लेकिन इस बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में चिराग पासवान की पार्टी अपने आप को ऐसी जगह पा रही है जहां से आगे की रणनीति, आगे की राजनीति उनके लिए समझना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस बीच में जिस तरह से पार्टी के सारे पदों को भंग करके एक नई कमेटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और जो A to Z जिसे साधने में बहुत हद तक सफल नहीं रह पाए थे तेजस्वी यादव, उसे साधने का देखिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने A to Z की बात चुनाव से पहले जरूर की, लेकिन चुनाव में जिस तरह से सीटों का डिवीजन हुआ, जिस तरह से मौका दिया गया लोगों को चुनाव लड़ने का, उसमें साफ तौर पर MY भारी दिखा। हमें जो लवकुश समीकरण है वो भी अब दिख रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस राजनीतिक परिपाटी को नीतीश कुमार सामने लाकर अपनी राजनीति चमकाए थे, जिस तरह से उन्होंने चेहरा चमकाया था, वो भी राजनीतिक परिपाटी अब इस प्रदेश में दिख नहीं रही है। ऐसे में सोशल इंजीनियरिंग के आज के फॉर्मूले को लेकर चिराग पासवान आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात मैंने कल भी आपको स्पष्ट बताई थी कि आप चाह कर भी इसके आगे की राजनीति को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक बात आप तय जरूर कर सकते हैं कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव आने वाले बिहार के राजनीतिक भविष्य के तौर पर दिखेंगे। बिहार में बहुत राजनीतिक उठापटक हो रही है, लेकिन जहां एक तरफ नीतीश कुमार और भाजपा के इस मौजूदा गठबंधन से, समीकरण से, रिश्ते से एक बात सामने आ रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है, वहीं रामविलास पासवान की इस पार्टी में चिराग पासवान जिस तरह से अब आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बात दिख रही है और बहुत स्पष्ट दिख रही है कि चिराग पासवान इस पार्टी को अपने हिसाब से चलाएंगे, ना कि उस हिसाब से जो कि बिहार की राजनीतिक परिपाटी रही। वहीं दूसरी तरफ हमारी नजर अगर आती है तेजस्वी यादव पर, तो ये भी दिख जाता है कि वो अपने पिता के पुराने ढर्रों पर उतना ही चलना चाहते हैं जितना कि आवश्यक हो। लेकिन जिस तरह से चुनाव में उन्होंने अपने पिताजी की तस्वीरों को बाहर कर दिया था, लालू प्रसाद यादव की तस्वीरों को बाहर रखा, ये भी स्पष्ट हो गया था कि अब राजद भी नई राजनीति, नए दौर की राजनीति करने जा रही है और उसको लेकर सभी को तैयार रहना चाहिए। तो एक बात तो हमने स्थापित कर दी कि जहां चिराग पासवान पर लोग ये आरोप लगा रहे हैं, हमने भी कल आपको बताई कई जो गलतियां हैं चिराग पासवान की, हमने आपको दिखाया था, लेकिन इसलिए ये आवश्यक था सिंस की उस पंचनामा का मैसेज ही लोग गलत समझ रहे थे। लोगों को ये लग रहा था कि मैं चिराग पासवान के खिलाफ ही खबर चला रहा हूं। बात वही नहीं थी, मैंने दोनों तरफ की बातें की थी और आज मैं ये स्थापित कर रहा हूं कि केवल चिराग पासवान ही उस स्थिति में नहीं है जहां से लोग उन पर आरोप लगा सके कि आपने धोखा दिया। भाजपा ने भी सोच से समझे तरीके से पहले तो कन्विंस कराया चिराग पासवान को कि आप अकेले नहीं हैं। कई भाजपा के नेताओं ने खुलेआम ये बातें कही कि चिराग पासवान रामविलास पासवान की गैर मौजूदगी में अकेले नहीं है। और जैसे ही परिस्थितियां बदली और खास तौर पे जब मैंने गुटबाजी वाली बात कर आपको बताई कि भाजपा में गुटबाजी की वजह से अमित शाह नाराज हुए और जो कद काफी घटा था सुशील मोदी का वो बढ़ने लगा, तो कई लोग सरेंडर मोड में भाजपा के चले गए जो बागी होते थे। तो ऐसी स्थिति में रामविलास पासवान के जो पुत्र है चिराग पासवान, वो काफी अकेले हो गए। जो एक बड़ा गुट था जो इनके कंधे पर बंदूक रखकर खेल रहा था, वो भी पीछे हट गया। तो ऐसी स्थिति में अब जरूर चिराग पासवान अकेले हैं, लेकिन जो इंक्लूसिव राजनीति करने जा रहे हैं उसके लिए हमारा फिर से एक बार साधुवाद जरूर रहेगा। इस पंचनामा में इतना ही, अगली जो कड़ी होगी पंचनामा की बहुत जल्द आएगी। एक सवाल का जवाब हम देंगे, कोशिश करेंगे कि आपके जहन में जो सवाल चल रहे हैं उन सवालों का जवाब दें ताकि वो क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में, पूर्ण विराम में तब्दील हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं और UPI नंबर पर आकर सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।